पानी में पत्थर सबने फेंका है। सबको पता है पानी में पत्थर मारने के बाद वेव्स बनती हैं, क्रस्ट ट्रफ बनता है, उससे उसकी हाइट डिफाइन होती है। तो इस तरह की रिपल की फॉर्मेशन सबने देखी है। और आप सबको पता है कि जो वाटर वेव बनता है उसकी जो हाइट होती है, ठीक है ना, हाइट होती है ना उसकी कोई, तो जो सरफेस होता है वो बदलता रहता है उस हाइट की बदलने की वजह से। और हम उसको क्वांटिफाई करते हैं इस ऐसे एक वेव की इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन अभी आपको पता है, आपने एम वेव की क्वेश्चन देखी होगी, वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था कि ये वेव फॉर्मेशन में क्या होता है। आप वहां से इसे देख लीजिएगा। सो वहां पे मैंने बताया था इस वेव को हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। पर ये सारी बातें किसकी है? ये सारी बातें हैं वाटर वेव की। आप कोई और वेव ले लीजिए, उसकी भी एक बात कर सकते हैं। पर जब मैटर वेव की बात आती है, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक मैटर वेव होता है कि नहीं होता है? उस मैटर वेव को कैसे क्वांटिफाई करोगे? वहां पे क्या वेरी करता है? यहाँ पे तो हाइट वेरी करती है, पर मैटर वेव में क्या वेरी करता है? सवाल है ये। और ये मैटर वेव को फिर क्वांटिफाई कौन करता है? तो इसी बातों का अगर आपको जवाब जानना है, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोडक्शन लास्ट पार्ट। So welcome again to Physics Within You, in the segment Physics for You. So here we are with the last part of quantum mechanics introduction, part 4, where we will talk about the probabilistic nature. The last part we will only talk about the wave function. So let's move. So we know that how we have started, that all the quantum mechanics phenomena was due to the failure of classical mechanics, and we have known that there were so many typical phenomena, and we have discussed all about that in details. And we have discussed about the wave particle duality. We have discussed about the quantification in the terms of Planck's, and we have talked about the uncertainty principle, and now we are going to talk about the probabilistic nature via wave function, right? And that will establish how the quantum mechanics we know today. So knowing this, we can move now for the next part, what we were talking about in the introduction section of this video, how to quantify the matter wave. तो मैटर वेव को जो क्वांटिफाई करना होता है ना, उसके लिए होता है वेव फंक्शन। क्या होता है? वेव फंक्शन। ठीक वैसा ही है, एनालॉजिकल वे में चल रहा है। आप समझिए, यहाँ पे साई है, ये रिप्लेस हुआ है वाई, आपका यहाँ साई से रिप्लेस हुआ है, बस एक ये फर्क है। वाई नोट आ गया। आपको पता है कोस प्लस कोस थीटा, मान लीजिए इसे आप कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा या माइनस अयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, और आप इनमें से किसी का भी लीनियर सुपरपोजिशन कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैंने इस पार्ट को ऐसे लिखा था, अदरवाइज कोई वेरिएशन नहीं है। पर वेरिएशन मैथमेटिकली दिख नहीं रहा है, पर वेरिएशन तो है, राइट? वेरिएशन है कि साई वैसे फीचर नहीं है जैसा ये हाइट होता है, क्योंकि ये साई जो है ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक तो बात सही है आपकी कि हमने तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझने के लिए, क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई पार्टिकल है जो अपनी क्वांटम स्टेट में पड़ा हुआ है, उसके पोजीशन, उसके मोमेंटम, उसके एनर्जी, इन सबको जानने के लिए हमने साई को इजाद किया है। ऐसे ही जैसे इस फंक्शन से हम सब कुछ याद कर लेते हैं ना, कि इसे वेवलेंथ आ जाएगी, इससे क्या ओमेगा से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास, एम्पलीट्यूड आएगा तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। एक्स से पोजीशन आ जाएगी, टी से टाइम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
तो वैसे यहाँ पे भी तो सारे पैरामीटर वैसे ही आगे 3D में होगा, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, है ना। ओमेगा यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, t यहाँ पे भी है। पोजीशन है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, सब कुछ तो है। तो आप यहाँ से साइंस से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पर किसकी, क्वांटम स्टेट की, यानी कि नेचुरल है कि डेफिनेशन इस क्लासिकल स्टेट जैसी लग जरूर रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर इसको समझिए तो थोड़ा सा, क्योंकि मामला क्या है, साई जो है ना, इनकी तरह लीनियर फंक्शन नहीं है, रियल फंक्शन नहीं है। हाइट एक रियल फंक्शन है, 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, राइट। मीटर्स में बात करें, सेंटीमीटर में बात करें, नैनोमीटर में बात करिए, राइट। पर साई जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज किसकी, वेव फंक्शन की, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब साई के साथ ये स्पेस का टर्म है एक्स, और ये आपके पास टाइम का टर्म है। अब अगर 3D में होगा तो यहाँ पे एक्स की जगह हम यहाँ आर कर देना है, आर टी कर देना फिर इसे। कब, जब आप स्पेस में बात करोगे, 3D में बात करोगे। अभी मैंने लाइन में बात कर रहा हूँ, लाइन में थोड़ा काम करना आसान रहता है। तो बात जब प्रॉपर्टीज की हम करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो है, इसकी डिफरेंस जो वेव फंक्शन का है वो बाकियों से है, कि इसका जो नेचर है ना, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। और आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स होगा इन जनरल, उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप उसको फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यही एक पैरामीटर है जो उसको डिफरेंशिएट करता है बाकियों से। और आपको पता है फेज की बात तो आपको पता ही होगी, कि आयोटा थीटा, जो थीटा टर्म होता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा या साइन थीटा। तो जो थीटा होता है उसी को हम आर्गुमेंट पार्ट करते हैं। और आर्गुमेंट पार्ट क्या था हमारा, इक्वेशन याद हो आपको, तो या तो हम के एक्स प्लस माइनस जो भी सिंबल हो, मैं कह नहीं रहा, ओमेगा टी, याद आया, ये हमारा फेस पार्ट होता है। सिंबल बदल सकते हैं यहाँ पे, के एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आप उसको बारे में मत सोचिएगा। तो उसके वेरिएशन की वजह से आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये दो बातें थी जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। अदरवाइज यू हैव लिनियरिटी। लिनियरिटी का मतलब क्या है, कि आपको बता दूं, जो साई है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सब जानते हैं, आने वाला है, हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता है। तो क्योंकि वो लीनियर फंक्शन होता है, कि लीनियर बिहेवियर होता है, और मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, साई वन और साई टू आ रहे हैं, तो जो उनका लीनियर सम होगा उन दो वेव फंक्शंस का, वो भी सॉल्यूशन की टर्म में रिप्रेजेंट कर देगा उसको, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई। अगर मान लीजिए कि एक्स है, एक का सॉल्यूशन और एक का सॉल्यूशन वाई आ रहा है, और ये दोनों किसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो क्योंकि उनका जो लीनियर सम है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो 5x प्लस 10y ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझ गए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब इसको ध्यान से समझेंगे कि ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, तो इनका जो लीनियर सम होगा, साई वन का कोई सॉल्यूशन है, साई टू कोई है वेव फंक्शन, उसका कोई सॉल्यूशन है, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ये दोनों के दोनों साई क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि इसका अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन यूज होगा, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये लिनियरिटी प्रिंसिपल होता है, ये ध्यान रखनी है। बात आती है फिर अब कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी की बात बड़ी ऑब्वियस है, कि अगर कोई भी फिजिकल बिहेवियर होता है ना, वो सडनली ना अब्रप्ट नहीं करता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वेव फंक्शन है, ये अब्रप्टली एंड नहीं करेगा। क्या होगा, ये ऐसा स्मूथ वे में जाएगा डिस्टेंस के साथ, राइट। ये कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का रोल भी आ जाता है, इसको भी कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। तो ये स्मूथ बिहेवियर की यही पहचान होती है, मैथमेटिकली आप उसको समझ सकते हैं। सुपरपोजिशन और लिनियरिटी थोड़े से कपल्ड है, कि जैसे कि आपने देखा कि किसी श्रोडिंगर इक्वेशन का अगर मान लेते हैं साई वन और साई टू सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो लिनियरिटी में क्या था, उनके जो लीनियर सम होंगे वो भी उस श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो एक सिस्टम है हमारे पास, क्वांटम सिस्टम है, उसमें जो हमारे पास है वो सारे सुपरपोज कर सकते हैं स्टेट्स। ठीक है, तो मल्टीपल पॉसिबल स्टेट एग्जिस्टेंस हो सकता है वहां पे। तो ये है सुपरपोजिशन का मतलब, सबको आप ऐड कर सकते हो। लिनियरिटी भी उसी से समहाउ थोड़ा सा डील करता है। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज किसकी, वेव फंक्शन की। अब हम एक बड़े स्पेशल पार्ट पे चलते हैं कि हम इसको फिजिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कि साई को तो हम देख ही नहीं सकते, साई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो करेंगे क्या। और ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि जैसे मैंने आपको बताया साई खुद तो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अब सवाल ये आता है, एक टर्म आ गया ना, ऑब्जर्वेबल क्या होता है। ऑब्जर्वेबल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपके जैसे कि पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हैमिल्टोनियन हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन हो गया, ये सब ऑब्जर्वेबल है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यों ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि इनके जो हर्मिशियन है, ध्यान रखिएगा वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, इनके हर्मिशियन आप खुद होते हो, सेल्फ एडजॉइंट होते हैं। तो वो एक रियल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेबल है, आप उनको आप फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। समझ में आई बात, तो ऑब्जर्वेबल है। तो ध्यान रखने वाली बात है, वेव फंक्शन खुद में ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट उसका जो स्क्वायर है, ध्यान से समझेगा, वेव फंक्शन खुद में ऑब्जर्वेबल नहीं है, खुद में वो हर्मिशियन नहीं है, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, तो हर्मिशियन कहां से होगा। ठीक है, बट जो उसका स्क्वायर है ना, ये एक रियल वैल्यू है। और ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यही मैंने बताया था ना, प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई पार्टिकल होगा, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से पता लगाएगा, यही इसका प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। समझ में आई बात। 3D में आपको पता है आप वॉल्यूम के साथ करेंगे, 1D में आप लाइन पे रहेंगे। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है, जहां पार्टिकल के होने की बात होती है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आपके एंट्रेंस में आईआईटी जैम में न्यूमेरिक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन से ही लिंक है। आप किसी भी वेव फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी होने की, आप इस कमरे के अंदर हो तो आप एक हो ना, आप इस कमरे के अंदर हो या नहीं हो, तो होने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी ना। तो यहां से हम इस आइडिया का यूज करते हैं कि हम, और हमने क्या कहा, ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप साई, अब साई को डिफाइन कर लीजिए माइनस ए से प्लस ए तक, जैसे कि बॉक्स की कंडीशन आएगी या कोई और कंडीशन आएगी, अकॉर्डिंगली हम यहाँ वैरी करते रहेंगे। साई स्क्वायर निकालेंगे, अब ये क्या बताएगा, लाइन पे ले लिया मैंने तो डेंसिटी बता रहा है, लीनियर डेंसिटी बता रहे, तो एक लाइन के लोग ये वन होना चाहिए। मान लेते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, हम कहते हैं जी नहीं ये नहीं है, यहाँ पे हमने लगा दिया आर, और यहाँ पे हमने कर दिया फिर हमने वॉल्यूम। तो कई लोग इसको वी लिखते हैं, कई लोग डी वी लिख देते हैं, तो कई लोग इसे डी टाओ लिखते हैं। अब कई हायर बुक्स में मिलेगा आपको यहाँ डी टाओ लिखते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम ही होता है। वो तब होता है जब यहाँ पे आप एक्स की जगह आर लिखते हैं। तो चाहे आप 1D में करें, ये ऊपर वाला केस 1D का था, या आप 3D में करें, ये बताता है जो है, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है, और इसका मतलब होता है उस वॉल्यूम में, उस कमरे में या उस लाइन पे एक है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोबेबिलिटी, इसका नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है। जैसे कि मैंने ये 3D कंसेप्ट लिया, यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया मैंने, आसान सा केस है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, अब इसके यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अंदर सेंटर पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये है मेरे को कि जो मेरा मॉलिक्यूल है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो इस, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में कन्फाइन है, राइट, यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब कई बार क्या होता है, साई ठीक से डिफाइन नहीं होता, साई ठीक से डिफाइन नहीं होता, तो इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है ना, ये इंटीग्रल चाहे वॉल्यूम में कर लो, चाहे लाइन में कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, इसकी कोई वैल्यू आ जाती है। मान लेते हैं मैं उसको अल्फा स्क्वायर कह देता हूँ, कोई वजह है स्क्वायर कहने की, न्यूमेरिकल करते हुए आपको समझ में आ जाएगा जब बाद में कभी न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ से अब इसको होना तो 1 चाहिए था ना, तो क्योंकि हम साई को मान लेते हैं, साई हमसे गलत एस्टिमेट हो गया और हमने उसको अल्फा साई की टर्म में कह दिया, तो यहाँ पे जो काम आएगा उसमें अल्फा स्क्वायर बाहर हो जाएगा,
और साई स्क्वायर अंदर हो जाएगा। तो साई स्क्वायर में कितना होना चाहिए था? साई स्क्वायर को तो 1 होना चाहिए था, पर ये 1 तो ये खुद 1 है, ये 1 है ना, ये तो ऐसे आ रहा है, तो हम इसे नॉर्मलाइज करते हैं इसको इधर लाके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/अल्फा स्क्वायर। तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको तो उसके बारे में बताऊंगा कि क्या होती है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। ठीक है, पर ये कंसेप्ट यहीं से जनरेट होता है, तो ये आप समझ लेंगे, इस कंसेप्ट को आप समझेंगे, तो यही हमारा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होती है जो खुद में ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट उसका जो स्क्वायर है वो ऑब्जर्वेबल है। राइट? तो यही था हमारा लास्ट पार्ट। वेव फंक्शन का इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रोडिंगर वेव फंक्शन इस साई पे डिफाइन होता है। तो इसी के साथ हम अपना लास्ट पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स खत्म करते हैं। आई होप आपको चारों पिलर्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए जो 4 चीजें आपके पास जरूरी थी वो आपको समझ में आ गई, पर बेसिकली आपने ध्यान दिया होगा सब कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ के आसपास ही भटक रहा है। तो ये पार्ट आपको ध्यान से समझ के रखना है अपने मन में, और इसके साथ ही हम क्वांटम चला पाएंगे, वरना हमसे क्वांटम नहीं चलेगी। ठीक है, तो आई अज्यूम आपको प्लैंक कांस्टेंट आता हो, आई अज्यूम आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ आता हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता हो, और वेव फंक्शन के बारे में पता हो। ये 4 चीजें अगर आपको पता लग गई, आप क्वांटम मैकेनिक्स कर सकते हैं। हालांकि साई की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, मैंने उनके बारे में डिस्कस नहीं करा। मैंने अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेंट रखा, उतना ही बताऊं जितना आपको समझ में आए और आपके लिए जरूरी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे, और फिर मिलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाएंगे, अब इंट्रोडक्शन से आगे चलेंगे। सो थैंक्स फॉर द लर्निंग विद वाइजस। मिलते हैं फिर से, तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।